हो गया है दूसरे मैनेजमेंट से बातचीत करने का। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत होगी और रियल्टी सेक्टर में आई रफ्तार से कितने नए मौके अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथी तिमाही में नतीजों और साथ ही लोन बुक और ग्रोथ आउटलुक पर बात होने वाली है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ त्रिभुवन अधिकारी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले इस कंपनी के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। 1989 में बनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देश की बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक है। कंपनी का फोकस लोगों को घर खरीदने और उनके निर्माण के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस मुहैया कराना है। के मैनेजमेंट से यहाँ पर बातचीत होगी और हमारे साथ जो है अब जुड़ गए हैं त्रिभुवन अधिकारी, एमडी सीईओ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और चलिए सवालों के साथ हम शुरू करते हैं। और क्लियरली यहाँ पर अच्छा तिमाही आपको हमें देखने को मिल रहा है। एनआईआई और पीपीओपी की बात करें तो ये आंकड़े कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पैट में कमज़ोरी। ये बताएं हमें कि प्रॉफिटेबिलिटी पर जो दबाव आया है इसके पीछे आपको किस तरह के फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। टीथिंग इश्यूज जैसे कि हम कहते आए हैं, इस तरह का कुछ न्यू टेक्निकल सॉफ्टवेयर के चलते आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो जितने भी छोटे मोटे इश्यूज थे, क्या वो रिजॉल्व हुए हैं? ये बात सही है कि अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीबन 90 करोड़ आपको कम दिखेगा। पर अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्स के आकलन करने के पहले की प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट में फॉर्म नहीं है। हमारा पीबीटी या प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 30 करोड़ के ऊपर, 30 करोड़ के आसपास ज्यादा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ये जो टैक्स नेट टैक्स आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो थोड़ा सा कम दिख रहा है, उसके दो तीन कारण है कि क्योंकि Q4 में हम लोगों को कुछ एडिशनल वन ऑफ, जिसे हम कहते हैं वन ऑफ एक्सपेंसेस बुक करने पड़े। हमारी कंपनी में वेज रिवीजन यानी कि वेतन वृद्धि का समय आ गया है, तो वेतन वृद्धि होने वाली है, उसके लिए हमने कुछ प्रोविजन किया है लगभग 32 करोड़ का। ग्रेचुटी जो हम अपने कर्मचारियों को देते हैं उसके आकलन में हल्का सा फेरबदल हुआ है, जिसकी वजह से हमें 22 करोड़ का प्रावधान करना पड़ा। पब्लिसिटी एक्सपेंसेस Q4 में हमारे जो हम एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के लिए खर्च करते हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। एक वन ऑफ टैक्स एक्सपेंस में अगर कहूँ तो हमें 127 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स देना पड़ा है। ये बेसिकली हमारी एक डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज है अगस्त प्रीवियस ईयर्स की। और ईसीएल जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उस पर भी हमने करीबन 100 करोड़ का एक एडिशनल प्रोविजनिंग की है अपना पीसीआर को 50% के ऊपर ले जाने के लिए। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम नजर आ रहा है या प्रॉफिट। अधिकारी जी ये बताइएगा, लोन पोर्टफोलियो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ के लिहाज से देखें तो 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम इसकी पेस देखें बाकी प्लेयर्स के मुकाबले तो थोड़ा सा धीमापन यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला है। जिस तरह से वो अपने ईयूएम्स में बढ़त कर रहे हैं, इस स्लगिशनेस जो ग्रोथ में दिखाई दे रही है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और क्या यही मोमेंटम या इसको और बेहतर होता हुआ हम देखेंगे FY25 में? ये मानता हूं कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो की ग्रोथ केवल 4% ही रह पाई है इस वर्ष में। जो हमने टेक्नोलॉजी चेंज और कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग को रिस्ट्रक्चर करने का प्रयास किया, उसके वजह से हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर यानी कि जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर काफी धीमा रहा। और जिसकी वजह से मैं समझता हूँ जो हम 8 से 10% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे साल में, हम वहां नहीं पहुंच पाए। और साल जब हमने अंत किया है तो 4% की ग्रोथ है। और अगर मैं Q4 की बात करूं, Q4 की बात करूं, तो जनवरी से लेकर के मार्च तक हमारे डिसबर्समेंट में करीबन 15% का ग्रोथ आया है। तो Q4 के हमारे डिसबर्समेंट ग्रोथ को देखते हुए मुझे लगता है कि हम वी आर बैक ऑन ट्रैक, हम ट्रैक में वापस आ गए हैं। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये अगले वित्तीय वर्ष 24-25 में हमारा लोन ग्रोथ या पोर्टफोलियो ग्रोथ डबल डिजिट में ना रहे।
उसके फ्रंट पे आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो गाइडेंस आपने दी थी Q4 के लिए 2.8 से 3% के आसपास, तो उसके मुकाबले देखा जाए तो बेहतरी है। लेकिन अब यहाँ पे लिक्विडिटी बाजार में कितनी है उसको लेकर क्या निम के आउटलुक में कोई और बेहतरी या आप आंकड़े को चेंज करना चाहेंगे नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में, और ओवरऑल इस नए वित्त वर्ष को लेकर आप क्या आकलन पेश कर पाएंगे? लिक्विडिटी की अगर बात करें तो यस, लास्ट क्वार्टर में लिक्विडिटी की इश्यूज रही हैं मार्केट में। जनवरी में तो लगभग जो रिपोर्ट्स आई थी 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी शॉर्टेज थी। फिर मार्च के महीने में क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स मार्केट में आए थे अपनी बोरोइंग्स को पूरा करने के लिए, तो मार्च के महीने में भी लिक्विडिटी की काफी शॉर्टेज रही है। अभी फिलहाल अप्रैल में आई थिंक लिक्विडिटी कोई इस तरह की इश्यूज नहीं है, लिक्विडिटी बैक टू नॉर्मल है। हाँ, निम्स की बात करें तो इस साल में भी हम लोगों ने 3.08% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाया है। मेरा बहुत अच्छा गाइडेंस लगा अगर मुझे आपसे याद है बातचीत करके, काफ़ी विस्तार से आपने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास समय लगभग ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन विवेक के पास जाना होगा। विवेक, 2 कंपनियों के मैनेजमेंट से हमने बात की है, लेकिन चलिए यहाँ पर पहले बाजार में भी जो है गिरावट थोड़ी सी अब गहराती दिखाई दे रही है, निचले स्तर पर पहुँच गया है 22,100 के नीचे। बात करेंगे उस पर, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर आपका टेक जल्दी से विवेक। तो जल्दी से देखिए, ये है कि वैल्यूएशन वाइज ये काफी सस्ता लग रहा है अभी भी। और हमेशा से ये ऑलमोस्ट डिस्काउंट ही कमांड कर रहा है कंपेयर टू ऑल अदर स्टॉक्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यूएशन है, या करीबन ये ऊपर की तरफ 700 750 तक फिर भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी भी 7-8 पी के ऊपर है और हाउसिंग सेक्टर में बूम है। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, तो इस शो को भी यहीं हमें रोकना होगा। धन्यवाद विवेक, आपने समय निकाला, सवालों के जवाब दिए। लेकिन